नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मनोविज्ञान के इस लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो लाइव सेशन है मनोविज्ञान, उसमें बाल विकास में नैतिक विकास से संबंधित बात करेंगे। नैतिक विकास क्या है और नैतिक विकास से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, उस सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे नैतिक विकास से संबंधित। तो शुरू करते हैं। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास किसे कहते हैं? नैतिक विकास, इसके बारे में बात करें तो सीधा सा उत्तर आता है, व्यक्ति का चारित्रिक जो विकास होता है, व्यक्ति का जो चारित्रिक विकास है उसे नैतिक विकास कहते हैं। चारित्रिक विकास उसे नैतिक विकास कहते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए बात को। किसी भी देश के लिए नैतिक विकास की शर्तें अलग हो सकती हैं। समुदाय के लिए नैतिक विकास की शर्तें अलग हो सकती हैं और जाति विशेष के लिए नैतिक विकास अलग हो सकता है। उचित एवं अनुचित, ध्यान रहे, इस देश के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस देश के लिए क्या सही है, इस देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है। भारत की परंपराएं, यूरोप की परंपराएं, जरूरी नहीं हो कि दोनों की परंपराएं एक दूसरे के लिए उचित हो और एक दूसरे के लिए नैतिक हो। समुदाय विशेष के लिए भी ऐसा ही है। हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, ईसाई समुदाय हो, यहूदी समुदाय हो, इनकी अपनी विशेषताएं हैं, इनकी अपनी विशेषताएं। ऐसी स्थिति के अंदर नैतिकता समुदाय विशेष, देश विशेष, वहां की परंपराएं, वहां के मूल्य, वहां के आदर्श, ये सभी मिलकर के तय करते हैं। जहां व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है, व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है, उसे नैतिकता कहते हैं। बैरोन की एक बहुत अच्छी परिभाषा सबको याद करनी चाहिए, आप सभी को। बैरोन की परिभाषा है, बैरोन ने कहा था, उम्र के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति द्वारा जब सही एवं गलत का निर्णय लिया जाता है उसे ही नैतिकता कहते हैं। सही एवं गलत का निर्णय लिया जाता है या उचित एवं अनुचित का जब निर्णय लिया जाता है उसे ही नैतिकता कहते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ में समझ बढ़ती है, परिपक्वता आती है। और परिपक्वता केवल शारीरिक नहीं आती है, परिपक्वता मानसिक भी आती है। और जब मानसिक परिपक्वता आती है तो व्यक्ति के अंदर चिंतन सही एवं गलत के बारे में करने में उसमें गुण, क्षमता का गुण विकसित हो जाता है। और वो क्षमता ही, क्षमता ही, कैपेसिटी ही परिपक्वता है। परिपक्व जो व्यक्ति होता है वो सही निर्णय लेगा, उचित निर्णय लेगा, वही तो चारित्रिक विशेषताएं हैं, वही नैतिकता है। अब नैतिक व्यक्ति जो होगा उसमें आत्मनियंत्रण है। नैतिक व्यक्ति में चरित्र अच्छा होता है, चरित्र। नैतिक व्यक्ति के अंदर दृढ़ता का गुण पाया जाता है। नैतिक व्यक्ति जो होते हैं उसमें विश्वास का गुण पाया जाता है, विश्वास का गुण। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर देखने योग्य, नैतिक व्यक्ति का गुण है आत्मनियंत्रण। किस पर नियंत्रण करना? स्वयं पर नियंत्रण करना, अपने विचारों पर नियंत्रण करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना। ये नैतिकता का गुण है, नैतिकता का गुण है। चरित्र उसका अच्छा होना, उसका रहन सहन अच्छा होना, रहन सहन उसका, सभ्यता, संस्कृति, उसकी भाषा, सब कुछ चरित्र में आता है। कार्य में दृढ़ता होना, उसके काम, ये भी चरित्र का गुण है। कार्य जिस प्रकार से कार्य को प्रारंभ किया है उसी प्रकार उसी को समाप्त करना व्यवस्थित तरीके से, ये भी एक चरित्र का गुण होता है। विश्वास लायक होना, उसका हर कार्य में विश्वास झलकना, ये नैतिकता है।
ये नैतिकता के कारक कौन कौन से होते हैं? देखिए, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये नैतिकता की कारक है, नैतिकता की कारक है। मूल प्रवृत्तियां नैतिकता की कारक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्म प्रदर्शन की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, ध्यान से समझना, बात को बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर आत्म प्रदर्शन की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की उसके अंदर लालसा ज्यादा होती है। अब वो पद प्राप्त करना चाहता, मूल प्रवृत्तियां। दूसरा है अर्जित प्रवृत्तियां। अब अर्जित प्रवृत्तियां किससे? वातावरण से जो उसने अर्जित की है, संगति से जो उसने अर्जित की है, वो नैतिकता का निर्धारित कारक है। तीसरी बात आती है आदतें। व्यक्ति ड्राइडेन ने कहा है ना, व्यक्ति पहले अपनी आदतें बढ़ाता है, फिर आदतें उसको बढ़ा देती हैं। आदतें। 4 नंबर के अंदर संवेग जो है ये वह नैतिकता का निर्धारण है। संवेग जब स्थायी हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति, उसका चरित्र, उसका नैतिकता उसी तरह की होती है। संवेग, कौन से संवेग के गुण? संवेग स्थायी हो जाने पर व्यक्ति में गुण और अवगुण दिखने लग जाते हैं। कई लोगों के संवेग स्थायी हो गए, अवगुण है लेकिन वो स्थायी हो चुके हैं, गुण और अवगुण दिखने लग जाते हैं। स्थायी भाव, व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव, व्यक्ति क्या हो चुके हैं? निश्चित हो चुके हैं स्थायी भाव कई व्यक्तियों के अंदर। तो यहाँ ये जो है ये मूल प्रवृत्तियां, अर्जित प्रवृत्तियां, आदतें, संवेग, स्थायी भाव, ये सब कारक हैं। ये सब क्या है? नैतिक विकास के कारक है। अब देखिए, यहाँ तो सामान्य बातें हो चुकी है। सामान्य बातें होने के बाद आते हैं मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से कारक, कौन कौन से तत्व बताए, उस पर बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया तो बात करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने कहा नैतिकता के विकास के 3 जो प्रमुख तत्व होते हैं, कौन कौन से? सांवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, और तीसरा जो होता है संज्ञानात्मक। व्यवहारात्मक और तीसरा संज्ञानात्मक तत्व, 3 तत्व। इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक हैं सिगमंड फ्रायड। इसके समर्थक हैं स्किनर, अल्बर्ट बंदूरा। और इसके समर्थक हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग और कैरोल गिलिगन इसके समर्थक है। तो ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए किसके समर्थक कौन है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये मनोविज्ञान कोई इतना ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि इससे संबंधित प्रश्न कोई अलग से पूछे जाएंगे। इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। आप जब सीटेट का एग्जाम देते हैं या फिर किसी राज्य की पात्रता परीक्षा के एग्जाम देते हैं, तो उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सामयिक तत्व सिगमंड फ्रायड का है, ये किसके द्वारा कहा गया? स्किनर, अल्बर्ट बंदूरा के द्वारा। और ये संज्ञानात्मक विकास पर नैतिकता का से संबंधित किसने बताया था? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, कैरोल गिलिगन। यहाँ सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा कि एक बालक जो है वो माता पिता के संपर्क में रहता है, और माता पिता के संपर्क में रह करके, माता पिता के जब वो संपर्क में रहता है तब वो नैतिकता सीखता है, और उसके अंदर परम अहम का गुण विकसित हो जाता है। परम अहम को नैतिकता का कमांडर कहा गया। परम अहम को नैतिकता का कमांडर कहा गया। परम अहम का गुण विकसित हो जाता है, उसके अंदर अंतःकरण अहम आदर्श के गुण विकसित हो जाते हैं।
अंतःकरण और अहम आदर्श के गुण विकसित हो जाते हैं। ये किसने कहा? ये कहा था सिगमंड फ्रायड ने। अब स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने इस पर बल दिया, व्यवहार में पुरस्कार और दंड पर बल दिया। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। तो स्किनर ने ऐसा बताया कि व्यवहार का निर्धारण पुरस्कार और दंड करते हैं। पुरस्कार और दंड व्यवहार का निर्धारण करते हैं, जिससे पुरस्कार और दंड नहीं व्यवहार का निर्धारण करते हैं, और वो व्यवहार जो होता है वो नैतिकता पर आधारित होता है। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो पुरस्कार दंड से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति समाज के व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है। समाज के जो व्यक्ति हैं उसका परीक्षण करके सीखता, उनकी नकल करके सीखता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने बात थोड़ी सी अलग बताई, और अल्बर्ट बंडूरा भी एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत में यही कहते हैं कि व्यक्ति नकल करके ज्यादा सीखता है, अनुकरण करके ज्यादा सीखता है। अनुकरण का मतलब है किसी के पीछे चलना, अनुकरण करना। और स्किनर ने पुरस्कार और दंड पर बात की थी, और आपको मालूम हो स्किनर के द्वारा जो क्रिया प्रसूत अनुमोदन का सिद्धांत दिया गया, उसके अंदर चूहों पर जो प्रयोग किए गए थे उसमें भी इन्होंने चूहों को भी पुरस्कार दंड के ऐसे प्रयोग किए थे। फिर बात आती जीन पियाजे, कोहलबर्ग और कैरोल गिलिगन, इनकी जो बात आती, इन्होंने संज्ञानात्मक तत्व पर दिया। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक मतलब व्यक्ति की समझ विकसित होना, बोध विकसित होना। जब संज्ञानात्मक व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है, सामाजिक अनुभूतियां परिपक्व हो जाती हैं, वो कैसे होगी? वो उम्र के साथ होगी, वो आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर सामाजिक बोध विकसित होने लग जाता है, संज्ञानात्मक बोध विकसित होने लग जाता है। और जब ये होने लग जाता है तब उसके अंदर स्वतः एक अवस्था दूसरी अवस्था के बाद नैतिकता का विकास होता रहता है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे के द्वारा नैतिक विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया गया। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। उसके तहत इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत किसके आधार पर दिया था? संज्ञानात्मक तत्वों के आधार पर दिया था, संज्ञानात्मक। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया, कोहलबर्ग ने, और कैरोल गिलिगन ने भी कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के आधार पर एक सिद्धांत दिया था। मैं आज इन तीनों के नैतिक विकास सिद्धांत आपको स्पष्ट कर दूं, आपके सामने समझा दूं कि इनके द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत क्या बताया गया था, उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई थी। देखिए, जो मैं पुस्तकें भी बोलता हूं साथ साथ के अंदर, तो ये आप याद रखें, इन पुस्तक से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पहले बात करते हैं नैतिक विकास सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। नैतिक विकास सिद्धांत जिसके प्रवर्तक जीन पियाजे। जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत में कितने अवस्थाएं बताई? 2। एक बताई परायत नैतिकता, दूसरी बताई थी स्वायत्त नैतिकता। परायत नैतिकता, दूसरी बताई स्वायत्त नैतिकता। इसके आधार पर इन्होंने परायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता के आधार पर कुछ निष्कर्ष भी बताए थे। निष्कर्ष भी साथ में अनियमितता, दूसरा विषम जातीय अधिकार, तीसरा विषम जातीय परस्परता, और चौथा स्वशासित बताई थी। अवस्थाएं बताई 0 से लेकर के 5 वर्ष तक, 5 से लेकर के 8 वर्ष तक, 9 से लेकर के 13 वर्ष तक, 9 से 13 वर्ष तक बताई, और उसके बाद में 13 से ऊपर बताई थी। 13 से ऊपर बताई थी, थोड़ी आप ये देख लो, 13 से ऊपर बताई थी।
इस अवस्थाओं पर इनके द्वारा बल दिया गया। कौन कौन सी अवस्था है अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। देखिए विद्यालय से बात करते हैं, 2 से इसमें 8 और इसमें 9 से 13। यहाँ अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको समझा देता हूं। देखिए पहली अवस्था जो है ये परायत नैतिकता की अवस्था बताए। परायत से थोड़ा सा समझ लेना। परायत मतलब दूसरे, परायत मतलब पराय, स्वायत्त मतलब स्वयं, परायत मतलब पराय यानी दूसरों की। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी नैतिक अवस्था को दबाव की नैतिक अवस्था कहते हैं? ये दबाव की नैतिक अवस्था है। ये नैतिक निरपेक्षता की अवस्था कहा गया। इसमें ध्यान रखना, नैतिक निरपेक्षता की अवस्था कहा गया, इससे दबाव की नैतिक अवस्था क्या। लेकिन नैतिकता की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो इसी में होती है, परायत नैतिकता में होती है। ध्यान रखना इस बात को, नैतिकता की जो वास्तविक शुरुआत होती है वो इसी के अंदर होती है, परायत। लेकिन इस समय नैतिकता का निर्धारण बाहरी लोगों के दबाव से होता है, बाहरी लोगों के दबाव से होने कारण इसे परायत नैतिकता कहते हैं। ये है स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता का मतलब इसके अंदर ये स्वतंत्रता की नैतिकता है, यह लचीलापन है, या सामाजिक चेतना है, या स्वतंत्रता है, या प्रजातांत्रिक नैतिकता है, यहाँ स्वयं के विवेक पर नैतिकता आ जाती है। तो यहाँ नैतिकता का निर्धारण की 2 अवस्थाएं, एक बाहरी दबाव से है और दूसरी किस पर आ गई है? दूसरी विवेक पर आ गई। इस पे दबाव के का मतलब ये होगा, इसमें जो नैतिकता है कि नियम जो होते हैं, नैतिकता के नियम जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता, इसमें फिर कहा जाता है कि इसमें परिवर्तन संभव है। तो इसमें लचीला क्या आ गया? कौन सा पन आ गया? लचीलापन आ गया इसके अंदर। देखिए क्योंकि सामाजिक चेतना आ जाती है, लचीलापन आ जाता और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए भी जा सकते हैं और सामाजिक अनुबंधन तोड़े भी जा सकते हैं। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता के आधार पर सामाजिक अनुबंधन तोड़े भी जा सकते हैं। इसलिए नैतिकता की 2 अवस्थाएं बताई। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि जब 0 से 5 वर्ष का होता है तो इसे अनियमितता कहते हैं। इसमें कानून के बारे में कोई उसको जानकारी नहीं होती है, ना नैतिक होता है ना अनैतिक होता है। इस समय उसकी जो नैतिकता किस पर आधारित होती है? 2 पर आधारित होती है, सुखद और दुखद इच्छाओं पर आधारित होती है। सुखद और दुखद इच्छाओं पर आधारित होती है, ना नैतिक है ना अनैतिक है, ना सामाजिक है ना असामाजिक है। जब सामाजिक भी नहीं होगा, असामाजिक भी नहीं होगा, तो ना नैतिक होगा और ना अनैतिक होगा। वो कानून वानून कुछ नहीं जानेगा, ना कानून वानून की उसे कुछ भी नहीं जानकारी, उसे तो बस सुख चाहिए, सुख ही चाहिए। तो यहाँ ये समझना। दूसरा होता है विषम जाति अधिकार, मतलब दूसरे का अधिकार। दबाव की बात आती है, यहाँ दबाव है, यहाँ थोड़ी सी दबाव है। दबाव के साथ साथ यहाँ पर पुरस्कार और दंड है, पुरस्कार है और पुरस्कार के साथ साथ में दंड भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पुरस्कार और दंड है जिसके आधार पर नैतिकता का निर्धारण हो रहा है। विषम जातीय परस्परता मतलब बराबर सहपाठी समकक्ष जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ध्यान से समझना, कितनी अच्छी बात है। उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचे, ऐसी स्थिति के अंदर विषम जातीय परस्परता। और फिर आती है स्वशासित, इसे सम्मान की अवस्था कहते हैं, इसे सम्मान की अवस्था कहते हैं। यह ध्यान से समझना ना, इसे सम्मान की अवस्था कहते हैं। ये अंत में होती है जो 13 वर्ष से ऊपर, और ये किस पर आधारित होती है? ये विवेक पर आधारित होती है। और विवेक पर व्यक्ति जो विवेक के आधार पर निर्णय लेता है और स्वयं व्यक्ति ऐसा नैतिक व्यवहार करता है जिससे उसको समाज के अंदर सम्मान मिले, समाज के अंदर क्या मिले? सम्मान मिले। तो इस प्रकार की नैतिक अवस्था और ये सिद्धांत द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड के अंदर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? और ये प्रतिपादित किया गया जीन पियाजे द्वारा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक तत्वों के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का सिद्धांत पढ़ाता हूं।
नेक्स्ट अगला जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग का है। ये थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन पियाजे। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात करते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई, उस पर बात करते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा देता हूं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित होकर के, ध्यान से समझना बात को, नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग यूएसए, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके द्वारा 10 से 16 वर्ष के बालकों पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए। कहानियों के माध्यम से कहानियां सुनाई गई और कहानियां सुनाकर उनसे प्रश्न पूछे गए, और जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उसके आधार पर इन्होंने ये 6 अवस्थाएं बताई और 6 अवस्थाएं बता करके कहा कि इस तरह से नैतिकता का निर्धारण होता है। नैतिकता, इस तरह से नैतिकता का निर्धारण होता है। ये अवस्थाएं बताई उनके द्वारा। ये नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं। इनके द्वारा 10 से 16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किए गए। तो इसके अंदर ये एक हेंज के नाम होता है, व्यक्ति होता है, उसकी एक कहानी सुनाई जाती है। यूरोप के अंदर ये कहानी ज्यादा बार सुनाई गई कि एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है, और पत्नी के बीमार पड़ने पर उसको जो दवाई की आवश्यकता होती है वो दवाई किसी एक व्यक्ति के पास में होती है, और उस व्यक्ति के पास में जब दवाई लेने के लिए जाते हैं तो उस व्यक्ति द्वारा उस दवाई के जो दाम हैं वो इतने ज्यादा बताए जाते हैं, क्योंकि वो हर किसी के पास होती नहीं है, तो उसकी भी मोनोपोली है। वो इतने ज्यादा दाम बताता है कि इतने पैसे देना संभव नहीं था, पैसे देना उसके संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति के अंदर पत्नी को भी बचाना बहुत जरूरी है। फिर वो क्या करता है, फिर उस दुकान के ऊपर चोरी करता है और दवाई ला करके अपनी पत्नी को दे देता है, जिससे पत्नी की जान बच जाती है। अब यहाँ पर वो प्रश्न पूछेगा कि ऐसा करना वो सही था या गलत था, ऐसा करना सही था या गलत था। हर उम्र के अलग अलग के उम्र के बच्चों से ये प्रश्न पूछा जाएगा, और अलग अलग उम्र के अंदर उत्तर अलग अलग दिया जाएगा। अलग अलग उम्र के अनुसार उत्तर अलग अलग दिया जाएगा। किस उम्र के अंदर कैसा उत्तर मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए कौन सी उम्र के अंदर किस तरह से प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। इस तरह से हर उम्र के बालक अलग अलग तरीके से उत्तर देंगे। तो इन्होंने कौन कौन सी बातें बताई वो मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था। इसकी 2 अवस्थाएं बताई, नंबर 1 और 2। पूर्व नैतिक आज्ञा और दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था। आज्ञा और दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। नंबर 2 नैतिक अवस्था। इसकी 2 अवस्थाएं बताई, नंबर 3 और नंबर 4। प्रशंसा की अवस्था, कानून की अवस्था। फिर तीसरा जो इसका स्तर बताया था, 3 स्तर बताए, 6 अवस्थाएं बताई। उत्तर नैतिक अवस्था। इसकी 2 अवस्थाएं बताई, सामाजिक समझौते की अवस्था, और सार्वभौमिक
सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक नियम की अवस्था, की अवस्था। यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहां नाम थोड़े से अलग मिल सकते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था की जगह पूर्व परंपरागत लिखा हो सकता है, पूर्व परंपरागत, नैतिक को परंपरागत ये लिखा होगा, परंपरागत। इसीलिए परंपरागत शब्द यहाँ पूर्व नैतिक की जगह रूढ़िवादी लिखा होगा, रूढ़िवादी लिखा होगा। तो ये थोड़ा सा समझ जाइएगा, मैं बताना चाहता हूँ। जिसने जो भी पुस्तकें पढ़ रखी है, कन्वेंशनल लिखा होगा, कन्वेंशनल। ये कैसा कन्वेंशनल है? प्री कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल है, ये पोस्ट कन्वेंशनल है। फिर ये समझ जाओगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व नैतिक अवस्था है, ये नैतिक अवस्था है, ये उत्तर नैतिक अवस्था है, उत्तर नैतिक अवस्था है। तो यहाँ आप अच्छी तरह समझ जाओगे कितने वर्ष तक के लिए। यहाँ ये है 4 से लेकर के 10, 4 से 10 और 10, फिर 11 से 13 और 13 से ऊपर, ये 13 से ऊपर के जो बालक होते हैं उनसे संबंधित ये अवस्था बताएगी, उनसे संबंधित अवस्था बताएगी। यहाँ पर ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था है, या अहंकार की अवस्था है, ये प्रशंसा की अवस्था है, प्रशंसा की अवस्था है। इसे अच्छा लड़का और लड़की अवस्था कहते हैं, अच्छा लड़का लड़की अवस्था कहते हैं। सामाजिक कानून की अवस्था है, कानून की अवस्था है। सामाजिक ध्यान से समझना, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है, कानून की अवस्था है। और सामाजिक समझौते की अवस्था है, सार्वभौमिक सत्ता नियम की अवस्था है। तो यहाँ अच्छी तरह से ये आप पहले तो ये समझ लीजिए कि किसके बारे में क्या क्या कहा था। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि किसके बारे में क्या क्या उनके द्वारा बातें बताई गई, ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि मुझे समझाने में दिक्कत नहीं हो। एक बार ये इसकी क्रमबद्धता आपको याद होनी बहुत जरूरी है। इसकी क्रमबद्धता 4 से 10 वर्ष के अंदर 1 2 ये क्रमबद्धता, 11 से 13 में ये 3 4 और 11 से ऊपर में 5 और 6, ये क्रमबद्धता आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ये अच्छी तरह से आपको याद हो गई तो मैं आपको बता देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? मैं देखिए, एक होता है बाहरी सत्ता, बाहरी सत्ता। दूसरा होता है व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित। तीसरा आपसी व्यवहार। और चौथा जब ये है सामाजिक अनुबंधन, ये सामाजिक अनुबंधन या फिर कानून। और 5 नंबर के अंदर समझौता, सामाजिक समझौते। यहाँ पर अनुबंधन और यहाँ पर भी समझौता होगा। तो यहाँ कानून होगा, यहाँ पर समाज के मूल्य और आदर्शों के बारे में कहा जाता है कि उस समाज के कुछ नियम है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आज्ञा एवं दंड, अब बात आती है, वहां पर चलते हैं वापस। उस व्यक्ति के द्वारा दवा को चुरा लिया गया। इस अवस्था के बालक से आप प्रश्न पूछिएगा, दवा को चुरा लिया गया, तब वो क्या कहेगा? दवा को नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि दवा चुराने से क्या मिल सकता है? दंड मिल सकता है। क्योंकि इस अवस्था में उसको पता है जो नियम बने हुए ये सब बाहरी सत्ता पर केंद्रित है, और बाहरी सत्ता इतनी ताकतवर है कि उस नियमों को परिवर्तन ये नहीं कर सकता। इसको लगता है ये नियम अपरिवर्तनशील है, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब उससे देखो, वो प्रश्न इससे पूछा जा रहा है, वो प्रश्न इनसे पूछा जा रहा है। इन्होंने क्या कहा बताओ? इन्होंने कहा ना कि ये आज्ञा और दंड पर आधारित है। अब थोड़ा सा इससे बढ़ती उम्र में पूछा कि अहंकार की अवस्था, यानी किससे संबंधित है? व्यक्ति केंद्रित है।
ये देखो व्यक्ति केंद्रित है, ये व्यक्ति केंद्रित आ जाएगी। अहंकार की अवस्था, अहंकार की अवस्था का मतलब इसको व्यक्ति केंद्रित माना जाएगा। अब ये व्यक्ति केंद्रित का मतलब क्या होता है? इसे अहम की अवस्था कहते हैं। अहम की मतलब इसे वास्तविकता की अवस्था कहते हैं। इसमें वास्तविकता का गुण होता है, वास्तविकता का गुण होता है। तब यहाँ पर वो व्यक्ति वो ही कार्य करेगा जो उसको अच्छा लगे, इसलिए इसमें पुरस्कार और दंड की अवस्था भी कहते हैं। इसे पुरस्कार और दंड की अवस्था। ये कहेगा कि अगर ये मैं चीज कार्य करूं तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। मेरे द्वारा दवाई चुरा लेनी चाहिए ताकि मेरी पत्नी, लेकिन इस दवाई की भी कीमत है ना। इन दोनों की व्यक्ति केंद्रित है, इसकी व्यक्ति केंद्रित, उसकी भी क्या है? व्यक्ति केंद्रित बात आ जाती है। अब प्रशंसा की अवस्था के अंदर इसमें देखिए, इस अवस्था में अगर आ गया तो उसका उत्तर क्या होगा? इस अवस्था में आएगा तो वो क्या उत्तर देगा? वो कहेगा हाँ दवाई तो चुरानी चाहिए, दवाई चुरानी चाहिए, क्योंकि दवाई चुराऊंगा तो मैं ले जाके पत्नी को दूंगा तो मैं अच्छा पति कहलाऊंगा, मैं अच्छा पति कहलाऊंगा। देखिए यहाँ पर वो प्रशंसा चाहता है, वो ऐसा करेगा, अच्छा पति कहलाऊंगा। परीक्षा में नकल मुझे करनी चाहिए क्योंकि मैं अच्छे नंबर लेकर के पास होऊंगा तो माता पिता द्वारा मुझे सम्मान मिलेगा, करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यहाँ प्रशंसा, अच्छा बनना, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। देखिए उत्तर हर एक के चेंज हो रहे हैं, यही तो नैतिकता। इसलिए इस नैतिकता से होकर के सब निकलते हैं, इस नैतिक से यहाँ परिवर्तन मिलेगा। देखिए यहाँ प्रशंसा। फिर बात आती है कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब इनसे प्रश्न पूछिएगा, वही बात, ये क्या कहेंगे? नहीं, समाज के कुछ नियम होते हैं, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। सामाजिक समझौते की अवस्था बताइए। अब समझौते, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, सामाजिक जो अनुबंधन है वो अनुबंधन उपयोगिता पर आधारित होने चाहिए। सामाजिक अनुबंधन बनाने वाले ने ये पूर्व अनुमान कैसे लगा दिया कि ऐसी स्थितियां हो सकती है? लोग ये तर्क आज गए। आप देखो कि सामाजिक अनुबंधन बनाने वाले ने पूर्व अनुमान कैसे लगा दिया कि मेरी पत्नी को दवाई की जरूरत पड़ी थी। ये तो उपयोगिता पर आधारित होने चाहिए, ये वर्तमान पर आधारित होने चाहिए। वर्तमान में उपयोगिता क्या है? वर्तमान में उपयोगिता ये है कि दवाई उसको दी जानी चाहिए, दवाई उसको दी जानी चाहिए। यहाँ उपयोगिता पर आधारित हो जाएगा। फिर बात आती है सार्वभौमिक सत्ता नियम। यह सार्वभौमिकता आने पर यह कहा जा सकता है कि नहीं, देखिए ये जो दवाई है, ये दवाई उसको मिलनी चाहिए जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है इस दवाई की जरूरत मेरी पत्नी से भी ज्यादा किसी और को भी जरूरत हो सकती है। अगर किसी और को जरूरत है तो उसको दी जाए, किसी और को जरूरत है तो फिर उसको दी जाए। अब हर अवस्था के अंदर अलग अलग उसका तर्क है, और अलग अलग जब तर्क है इसे नैतिक तर्कना कहते हैं, इसे नैतिक तर्कना कहते हैं। नैतिकता में दो बातें आती, एक नैतिक दुविधा और एक नैतिक तर्कना। उस व्यक्ति के सामने नैतिक दुविधा आ गई कि मैं ये दवाई कैसे ले आऊं, चोरी करूं या नहीं करूं। पहले ही उसने काफी चिंतन मनन किया होगा, चोरी करो या नहीं करो, ये नैतिक दुविधा थी उसके सामने। लेकिन उस नैतिक दुविधा से बाहर निकल करके उसने ये निर्णय लिया कि मुझे चोरी करनी चाहिए। ये उसकी नैतिक तर्कना थी, ये लॉजिक था उसका, ये उसका क्या था? लॉजिक था। इस आधार पर उसने नैतिक तर्कना लगाई थी। देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गई होगी बात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ गई होगी। और बाहरी सत्ता पर है, व्यक्ति केंद्रित है, आपसी संबंध वैसे हैं, कानून का सम्मान है, सामाजिक अनुबंधन है इसके आधार पर। और ये प्रश्न इसी तरह से ऐसे घुमा करके पूछे जाते हैं कि फिर आपको ये थोड़ा सा समझना अच्छे तरीके से। देखो मैंने कहानी भी सुनाई, और कहानी के साथ साथ उस कहानी को हर जगह पर लेके आया, हर जगह पर लेके आया कहानी को, ताकि आपको ये हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए एक बालक है, देखो एक उदाहरण और बताता हूँ। एक बालक है, परीक्षा देने जा रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाया। उसको पता था मेरा पेपर खराब ना हो जाए, इसलिए उसने कुछ कागज के टुकड़े जेब में डाल दिए। जब वो परीक्षा हॉल के अंदर गया तो शिक्षक द्वारा चेतावनी दी गई, अगर किसी के पास में कागज के टुकड़े हैं
तो वे बाहर डाल दें, अन्यथा उसको परीक्षा में फेल किया जाएगा। अब उसके सामने दुविधा हो गई कि अब उसको क्या करना चाहिए। यहाँ आज्ञा और दंड, इस समय उससे पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, तब वो मना करेगा। इस समय अहंकार की अवस्था आ जाती तो वो कहेगा कि मुझे ऐसा करने से कोई पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है। पुरस्कार मिलता है तो कर देगा, और पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, अहंकार की आवश्यकता आ जाएगी। प्रशंसा के अंदर ये हो जाता है, वो प्रशंसा की बात करेगा, माता पिता मेरी प्रशंसा करेंगे ऐसा करने से। कानून ये देखो, ये विद्यालय के कुछ नियम है, विद्यालय के कुछ कानून है, इसका सम्मान करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से उसकी जो है ना, उसकी सोच बदल जाती है, उसका चिंतन होता है, उसमें तर्क आता है, उसमें लॉजिकता आती है। तो यही नैतिकता है, और इसी तरह से नैतिकता का क्या होता है, विकास होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आई होगी। समझ में आ रही तो है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही। आ रही समझ में? हाँ, पड़ोसी से पूछ लो उनको आ रही नहीं आ रही। वो भाई साहब उधर बैठे, उनको आ रही नहीं आ रही, सबको आ रही। अरे वाह, क्या बात है। बात आती है नैतिक विकास सिद्धांत जो दिया था उसके कुछ निष्कर्ष हैं। जीन प्याजे के जिस प्रकार से निष्कर्ष थे, उसी प्रकार इनके भी कुछ निष्कर्ष आए। निष्कर्ष कौन से? पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था और आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। तो कितने वर्ष का होगा? 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18, और ये 18 से ऊपर का होगा, उसमें ये होगा। 3 से 6 वर्ष का है, कौन सी अवस्था के अंदर है? ये शैशव अवस्था के अंदर है, ये शैशव में है। और ये कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्य अवस्था, ये पूर्व बाल्य अवस्था खिलौने की। और ये कौन सी है? उत्तर बाल्य अवस्था है, ये उत्तर बाल्य अवस्था हो जाएगी। और ये कौन सी है? ये किशोरावस्था है, ये किशोरावस्था है, और ये किशोरावस्था से ऊपर की अवस्था है। यहाँ पर देखिए पूर्व नैतिक अवस्था, ये नैतिक अवस्था से थोड़ा सा पहले का होगा, ना नैतिक है और ना नैतिक है। यहाँ नैतिकता स्व केंद्रित होती है, अपने आप में, इसमें स्वार्थीपन होता है। इसके अंदर स्व केंद्रित का मतलब उसके अंदर स्वार्थीपन होता है। फिर बात आती है परंपराओं को धारण करने, सम्मान। यहाँ देखो सामाजिक सम्मान की बात आती है, यहाँ पर परंपराओं को धारण करने लग जाता है, परंपराओं को धारण करना। फिर होता है उसके अंदर अब विवेक पे आता है ना, जब ये 12 से 18 का होता है, अब नियम तोड़ने वाली बात आ गई। तो यहाँ पर उसका जो विवेक तो काम करता है, लेकिन आत्म चेतना तो है, इस चेतना के अंदर आधार नहीं है, आधार नहीं, उसके तर्क के कुछ आधार होने चाहिए, तर्क के उसके आधार नहीं है। और उसके बाद में जो 5 नंबर का निष्कर्ष आया, इस निष्कर्ष ने कहा कि आधार युक्त आत्म चेतना है, आत्म चेतना भी है, और आत्म चेतना का अपना क्या है? एक अच्छा सा आधार है, आत्म चेतना का आधार है। तो इस तरह से नैतिक विकास के कुछ निष्कर्ष है। किसके निष्कर्ष बताए मैंने आपको? निष्कर्ष किसके बताए? निष्कर्ष उसके बताए जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके मैंने आपको निष्कर्ष बताए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के निष्कर्ष बताए गए। पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था है, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारित आत्म चेतना, आधार युक्त आत्म चेतना, 0 से 3, 6, 12, 18 और 18 से ऊपर। ये उम्र भी सभी की याद रखना, किसके अंदर कौन सा सिद्धांत दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न
गलत नहीं होगा। इतना मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप खुद जानकार हो और आप ये चीजें स्पष्ट कर सकते हो और तुलनात्मक रूप से देखा भी करो कि किसके द्वारा क्या बातें बताई गई है। तो मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूं आपके उपयोगी होगी। तो यहाँ पर पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण। पूर्व नैतिक का मतलब होता है ना नैतिक ना अनैतिक। जैसे टेबुला राजा, जैसे कौन, टेबुला राजा का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये आप उत्तर देके बताओ। टेबुला राजा का किसने दिया था, टेबुला राजा का। अब बात आती है तीसरे नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। किसके द्वारा, कैरोल गिलिगन के द्वारा ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए, वही 3 स्तर जो किसने बताए थे, जो लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा बताए गए थे, वही इनके द्वारा 3 स्तर बताए गए। और इन्होंने कहा पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा इनके द्वारा बताया गया नैतिक अवस्था, और तीसरा कहा गया उत्तर नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था। इनके द्वारा 3 स्तर बताए गए, 3 स्तर बताए गए, 3 अलग अलग स्तर बताए गए। वही कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 प्रकार के इनके द्वारा स्तर बताए गए। इसमें अलग से भाग नहीं बताए, ना इसकी उम्र बताई, कुछ भी नहीं बताया, बस थोड़ा सा समझ जाना। कल ये ऑप्शन में लॉरेंस कॉलबर्ग नहीं हो तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सिद्धांत किसने दिया था, कैरोल गिलिगन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये पूर्व नैतिक अवस्था, ये पूर्व नैतिक, इसको इन्होंने स्वार्थ परक अवस्था बताया था। इसमें कहा कि ये व्यक्ति की स्वार्थ परक अवस्था है। यहाँ पर नैतिकता में इसने कहा था कि लाभ प्लस हानि से संबंधित अवस्था है। लाभ और हानि मतलब व्यक्ति लाभ के लिए कार्य तो करे लेकिन दूसरों को हानि नहीं पहुंचाए, ऐसा ना हो कि दूसरों को हानि पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उत्तर नैतिक अवस्था के अंदर इन्होंने बताया था अहिंसा आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अहिंसा आधारित होनी चाहिए, अहिंसा से संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ ये 3 बातें कैरोल गिलिगन की आप याद रखना। तो जीन प्याजे के बाद मैंने आपको लॉरेंस कॉलबर्ग के बाद में कैरोल गिलिगन के भी साथ में बता दी और पूरी बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न का हमें जवाब चाहिए, तो मैं आपको अच्छी तरह से उसका जवाब दे सकता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार क्लास के अंदर जो बातें बताता हूं ऑफलाइन के अंदर, उसी से संबंधित सारी बातें आपको ऑनलाइन भी बता रहा हूं। और ऑनलाइन मैं तो सीधा यही समझ रहा हूं, आपके सबके चेहरे सामने आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग बैठ करके आसानी से पढ़ रहे हैं और वही क्लास के भाव अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लास के भाव की तरह ध्यान आ रहा है। कौन कहाँ पर बैठा है, सवाई जहांगीर कहाँ पर बैठा है, मुंह उधर करके बैठता था हमेशा, सबके चेहरे याद आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है सब। और उसी के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी और जवाब भी दीजिएगा और साथ में आप सब प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा और इसी तरह से अपन चलते रहेंगे। टेस्ट की भी तैयारी साथ करते रहिएगा। हो सकता है कि कभी भी टेस्ट ले लूं और अब अनुमति ले लूं आपसे जी।